हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक बार आपके एनसीईआरटी जीव विज्ञान 11वीं से संबंधित एक महत्वपूर्ण पाठ का एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के आए हैं और वह बिंदु है हरित लवक। आपके पाठ का जो नाम है वह उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इस पाठ के अंतर्गत ये जो हरित लवक है यानी क्लोरोप्लास्ट, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी उपयोगी है और इस पाठ को समझने के दृष्टिकोण से भी उपयोगी है। और दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि यह कोशिका की परासंरचना में भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में था, हरित लवक और उसकी संरचना क्लोरोप्लास्ट की। इसलिए इस पाठ में भी इसका डिटेल है और परासंरचना जो कोशिका की हमने पढ़ा होगा उसमें भी इसका डिटेल आता है। तो ये दोनों दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आइए इसकी संरचना को समझते हैं। दूसरी बात ये होती है कि इस जो उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण का जो हमारा अगला बिंदु है वह इसी पर आधारित है। और वह क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह कहाँ संपन्न होती है, ये हमारा अगला बिंदु है। तो इसके अंतर्गत हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां संपन्न होती है, इसके लिए हमको हरित लवक की संरचना को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए फटाफट से इसको हम शुरू करते हैं कि हरित लवक क्या है और ये कहां पाया जाता है और किस प्रकार से इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें, जो पौधे का हरे भाग होता है, चाहे वो तना हो चाहे पत्ती हो, लेकिन आमतौर पर पौधे का जो हरा भाग होता है बहुतायत में वो पत्तियां होती हैं। और उन पत्तियों में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको कहा जाता है पर्णमध्योतक या मीजोफिल कोशिकाएं। ठीक है, ध्यान रखना है कि पर्णमध्योतक या मीजोफिल कोशिकाएं, और जो ये मीजोफिल कोशिकाएं होती है उन्हीं कोशिकाओं में सर्वाधिक मात्रा में हरित लवक पाए जाते हैं। ठीक है ना, यानी जो पत्तियों की मीजोफिल या पर्णमध्योतक जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और यह लगभग 300 तक इसकी मात्रा हो सकती है। यानी ये 300 तक की संख्या में एक कोशिका में ये पाए जा सकते हैं। ठीक है ना, इतना आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, इनके आकार की हम बात यदि करें तो ये आकार में काफी भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ये गोलाकार, अंडाकार, तस्तरी नुमा, फीते नुमा संरचना के रूप में ये पाए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो इनका वितरण हो गया और ये कहाँ उपस्थित होते हैं ये बात हो गई। अब थोड़ा सा आइए इनकी संरचना की ओर हम बढ़ते हैं। तो जैसा कि इस बाहर के आकार में कैसे दिखते हैं, ये या गोलाकार होंगे, अंडाकार होंगे, तस्तरी नुमा होंगे, जैसे भी होंगे, लेकिन ये हरे रंग के दिखाई देते हैं। इस बात को भी ध्यान आपको रखना है। तो चलिए इनकी संरचना को हम समझते हैं। तो इनकी संरचना को समझने के लिए हम दो बिंदु निर्धारित कर लेते हैं कि दो बिंदुओं से इनकी संरचना को कैसे समझा जा सकता है। पहले बिंदु हम ले लेते हैं सीमा निर्धारक झिल्ली। पहले सीमाकारी झिल्ली, पहला जो बिंदु इसका हो जाएगा। इसके अंतर्गत हम देखेंगे सीमा निर्धारक झिल्ली या सीमाकारी झिल्ली यानी लिमिटिंग मेम्ब्रेन। और दूसरा जो बिंदु दूसरे बिंदु के आधार पर जिसको हमको समझना है तो वो क्या है, स्ट्रोमा। ठीक है, ये दो बिंदु है इसकी संरचना में। दो बिंदुओं के द्वारा हम क्या करेंगे, इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो बिंदु आपका है वो सीमाकारी या सीमा निर्धारक झिल्ली। तो आप थोड़ा सा इस चित्र में देखिए कि ये जो एक प्रारूपिक इसकी संरचना बनी हुई है और ये एक अंडाकार संरचना के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट है। इसमें देखिए इसकी आउटलाइन देखिए यदि, तो ये बाहर की तरफ दो झिल्लियां यानी दो लाइनें जो दिख रही हैं, ये क्या है, दो झिल्लियां दिखाई देती हैं। अर्थात जो हरित लवक होते हैं वो दोहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस ये होते हैं, यानी दोहरी झिल्ली से ये घिरे हुए होते हैं। सबसे बाहर की तरफ जो झिल्ली होती है वो क्या होती है, बाह्य झिल्ली, जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। सबसे बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन यानी बाह्य झिल्ली होती है। फिर अंदर की तरफ जो होती है वह क्या होती है, आंतरिक झिल्ली होती है, जिसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो सीमा निर्धारक झिल्ली या सीमाकारी झिल्लियां होती हैं वह दो होती हैं, एक बाहर होती है और एक अंदर होती है। ठीक है, अब इसकी यदि बात हम करें तो
जो आंतरिक झिल्ली होती है, आंतरिक झिल्ली के अंदर वाला जो स्पेस है, ठीक है ना, आंतरिक झिल्ली वाला जो अंदर वाला स्पेस है, आंतरिक जो झिल्ली है उसके अंदर का जो स्पेस होता है, जो स्थान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पदार्थ इसके अंदर समाहित होते हैं, तो ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स बनाते हैं। अब इसमें क्या क्या पदार्थ हो सकते हैं, तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्ट्रोमा के अंतर्गत प्रोटीन, प्रोटीन हो गया, स्टार्च कण होते हैं, स्टार्च कण है, फिर इसमें क्या होता है, राइबोसोम है, राइबोसोम। लेकिन ध्यान रखना है, राइबोसोम इसमें जो होता है वो 70S प्रकार का होता है। कैसा होता है, 70S प्रकार का होता है। इसके साथ ही साथ इसमें और क्या होता है, डीएनए भी पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन, स्टार्च कण, राइबोसोम, डीएनए, और इसके अतिरिक्त इसमें एक और विशेष संरचना होती है जिसको हम कहते हैं ग्रेनम। क्या कहेंगे, ग्रेनम। तो ऐसे कुछ मोस्ट यदि हम देखें तो 4-5 ऐसी संरचना मिल करके और क्या बनाते हैं, स्ट्रोमा को बनाते हैं, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स को बनाते हैं। चलिए थोड़ा सा स्ट्रोमा और मैट्रिक्स को और विस्तृत समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको यह समझना, जो स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा के अंदर प्रकाश संश्लेषण की एक प्रमुख अभिक्रिया संपन्न होती है जिसको हम कहते हैं अप्रकाशीय या डार्क अभिक्रिया। तो स्ट्रोमा जो है, इस स्ट्रोमा के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया यहां पे पूर्ण होती है। ठीक है ना। अब इसके अंदर देखिए, तो एक जो संरचना जिसकी हमने बात किया, ग्रेनम या ग्रेना, तो ग्रेना क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा समझना और इनकी संरचना को समझना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, आप इस चित्र में देखिए, इस चित्र में क्या है, ये जो चट्टेनुमा संरचना देख रहे हैं, जैसे आप सिक्के को एक के ऊपर एक रख दें तो एक चट्टा, एक संरचना बनती है जिसको हम क्या कह सकते हैं, जैसे सिक्का के ऊपर एक सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, ऐसे क्रमशः एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे तो एक ढेर लग जाएगा सिक्कों का। तो वो ढेर है, इसी प्रकार से कुछ झिल्ली नुमा संरचना से बनी हुई कुछ संरचनाओं का ढेर पाया जाता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रेनम या ग्रेना कहते हैं। और ग्रेना जो होते हैं, जिन संरचनाओं से बनते हैं उनको हम पटलिका कहते हैं, पटलिका या थैलेकॉइड। यानी जो ग्रेनम होते हैं, ग्रेनम की जो इकाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, पटलिका या थैलेकॉइड कहते हैं। ठीक है ना। अब जो थैलेकॉइड होते हैं, ये झिल्ली नुमा संरचना से मिलकर बने होते हैं, झिल्लियां ही होती हैं जिनसे मिलकर के क्या बनता है, थैलेकॉइड बनता है या पटलिका बनती है। और पटलिका जो होती है ग्रेनम की इकाई होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक जो ग्रेनम होते हैं, ठीक है ना, एक ग्रेनम के अंतर्गत लगभग 5 से लेकर के और 50 तक की संख्या में क्या पाए जाते हैं, थैलेकॉइड पाए जाते हैं। ध्यान देना है कि जो एक ग्रेनम होता है उस ग्रेनम में लगभग 5 से लेकर के और 50, 5 से 50 तक क्या होते हैं, थैलेकॉइड या पटलिकाओं की संख्या हो सकती है। इसी प्रकार से स्ट्रोमा के अंदर लगभग 40 तक की संख्या में, लगभग ये समझ लीजिए कि 10 से 40 या 20 से 40 मैक्सिमम जो संख्या होती है लगभग 30 से 40 के आसपास, 30 से 40 के आसपास क्या होते हैं, ग्रेना होते हैं। ठीक है ना। यानी ग्रेना या ग्रेनम की जो संख्या होती है वो लगभग 30 से 40 की संख्या में हो सकती है। इस पूरे इसके अंतर्गत ये जो आपका स्ट्रोमा होता है, यानी हरित लवक का जो स्ट्रोमा होता है उसके अंतर्गत 30 से 40 तक की संख्या हो सकती है किसकी, ग्रेनम की। और एक ग्रेना में लगभग 5 से 50 तक थैलेकॉइड होते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब जितने भी ग्रेनम होते हैं एक झिल्ली नुमा नलिकाओं से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। कौन, जो ग्रेनम होते हैं, सभी ग्रेनम एक दूसरे से झिल्ली नुमा संरचनाओं से या झिल्ली नुमा नलिकाओं से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिनको हम एनसीईआरटी की भाषा में कहते हैं पीठिका पटलिका, या इसी को अंग्रेजी में फ्रेट कहते हैं, ग्रेनम लैमेली या फ्रेट। ठीक है ना। तो क्या है, पीठिका या पटलिका या ग्रेनम लैमेली या फ्रेट, जो भी कहिए आप, जो आपको सरल लगे वो आप नाम याद कर लीजिए। ये चूंकि पीठिका पटलिका एनसीईआरटी की भाषा है तो इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो पीठिका पटलिका क्या होती है, एक ऐसी संरचनाएं होती है जो एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से कनेक्ट करती है, जोड़ने का काम करती है। ठीक है ना। और देखिए जो थैलेकॉइड होता है, थैलेकॉइड की जो आंतरिक या भीतरी झिल्ली होती है,
अभी बताया गया जो थैलेकाइड, जो पटलिका जो होती है, ये झिल्ली नुमा संरचना से मिलकर बना होता है और इसके अंदर भी एक अवकाश होता है, ठीक है ना। तो जो पटलिका है या थैलेक्वाइड है, ये थैलेक्वाइड की जो भीतरी झिल्ली होती है उसमें एक विशेष प्रकार के कण पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है क्वांटासोम, ठीक है ना। इन्हें क्या कहा जाता है? क्वांटासोम। और क्वांटासोम में एक क्वांटासोम कण जो होता है उसके अंदर लगभग 230 के आसपास क्या होते हैं? क्लोरोफिल अणु होते हैं। यानी क्लोरोफिल कहां पाए जाएंगे? क्वांटासोम के अंतर्गत पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो पूरी संरचना है, इस पूरी संरचना के अंतर्गत हम देखें कि जो विशेष बातें होती हैं वो क्या है? यहां पर ग्रेनम के अंदर, ग्रेनम की जो थैलेक्वाइड होती है वहां पर क्या है? क्लोरोफिल के अणु है। अब जब क्लोरोफिल यहां है तो जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, ध्यान देने की बात है कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो कहां पूर्ण होती है? वो ग्रेनम के अंदर कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। तो दो चीज यहां पे ध्यान रखना है, क्योंकि आगे भी जरूरत पड़ेगी कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो ग्रेनम के अंदर होती है, अप्रकाशीय अभिक्रिया कहां होती है? तो स्ट्रोमा में होती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो मुझे लगता है कि संरचना में कुछ इतनी ही विशेष बातें थी इसके अंतर्गत। अब हम चूंकि इसकी संरचना को समझ लिए हैं, इसलिए जो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो अगला स्टेप होगा, जो अगला बिंदु होगा, वह हमें अच्छे से समझ में आएगा। यदि संरचना एक बार में समझ में नहीं आती है, एक बार में पूरी चीज दिमाग में नहीं सेट होती है, तो इसको हम एक बार, दो बार, तीन बार देख लें, जिससे क्या हो जाएगा कि हमारे दिमाग में पूरी संरचना इसकी सेट हो जाएंगी। कहां पर ग्रेनम है, कहां पे डीएनए वगैरह है, कहां पे क्या है, ये सारी चीजें जो है तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो आपको आगे के जो टॉपिक है, जो बिंदु है, वो समझ में आएंगे। धन्यवाद।